और आते ही उन्होंने नमस्कार, मेरा नाम आशीष पांडे है। आज से करीब 85 साल पहले एक बहुत बड़े देशभक्त ने हमसे एक बात कही थी कि आप एक सुरक्षित जीवन चाहते हैं या एक स्वतंत्र जीवन, और अगर स्वतंत्र जीवन चाहते हैं तो सिर्फ आवाज़ नहीं उठेगी, कदम भी उठेंगे। इसलिए उसने कहा, कदम कदम बढ़ाए जा। आज कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर आपने सिर्फ स्कूलों में सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस का लिखा, सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार, लेकिन अभिवादन तो सर आपको खुद देना पड़ेगा। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। तो रेहान फजल जी, ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी के जाने माने पत्रकार, एक तरीके से हम कहें कि ये पॉडकास्ट के जनक हैं। अरे साहब, आपकी ज़रा नवाजी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सुभाष चंद्र बोस में ऐसा क्या करिश्मा था या क्या करिश्मा है कि वो विचारधाराओं से ऊपर उठ गए? हर चाहे वामपंथ हो चाहे दक्षिण पंथ हो, हर दल उनको अपने कब्जे में करना चाहता है। असली सुभाष चंद्र बोस हैं कौन? देखिए, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी हस्ती थे। मुझे याद है कि 1946 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके ऊपर एक लेख लिखा था और उसमें बताया गया था कि वो भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व, देखने में बहुत अच्छे वक्ता और पैन इंडिया अपील, बंगाल के होते हुए भी पूरे भारत में स्वीकार्यता उनका एक ही शायद हैंडीकैप था कि महात्मा गांधी की लिस्ट में वो शायद नहीं थे। लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बार महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर ने उनसे पूछा कि सुभाष बोस के बारे में आपकी क्या राय है, तो गांधी का जवाब था कि वो देशभक्तों के देशभक्त हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़े मिसगाइडेड हैं, ये उन्होंने कहा था। और कुल मिलाकर गजब का व्यक्तित्व, और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिस तरह से उनके अंतिम क्षण बीते, उसने उनके स्टेचर को पूरे भारत में ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन वो किसकी तरफ ज़्यादा दिखते हैं आपको? क्योंकि हर वामपंथी कहते हैं हमारे हैं, दक्षिणपंथी कहते हैं हमारे हैं, कांग्रेस भी कहती है हमारे हैं। इतनी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, असली सुभाष चंद्र बोस किसकी तरफ है, क्या विचारधारा? थोड़ा लेफ्ट टू द सेंटर तो उनका विचारधारा की अगर बात करें तो लेफ्ट टू द सेंटर, क्योंकि बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, वो एक तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी बाद में आज़ादी के बाद रही। लेकिन नेशनलिज्म गजब का, राष्ट्रवाद, इसकी वजह से दक्षिणपंथी भी मतलब उनको अपने से जुड़ा हुआ पाते हैं। तो आपने सही कहा कि वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, सब कोई सुभाष बोस को अपनाना सबके लिए ज़रूरी हैं। उस वक्त भी थे, आज भी हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सर आज चाहूँगा कि, इसीलिए मैंने कहा कि जिन्होंने स्कूलों में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, आज उनके लिए पूरी एक कहानी हो जाए। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूँ तो ये सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे हुई पॉलिटिक्स में? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा कि जब वो इंग्लैंड से भारत आए 1921, और आते ही उन्होंने बॉम्बे में उतरे, वो मुंबई जिसे आजकल कहते हैं, जहाज़ से उतरे। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके साथ उसी जहाज़ में थे, और आते ही उन्होंने महात्मा गांधी से अपॉइंटमेंट लिया, गांधी से मिलने गए, और कई सवाल थे उनके मन में गांधी के लिए, और उन्होंने सवालों की फेहरिस्त उनके सामने रख दी कि सबसे पहले कि आप किस तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि स्वराज्य पाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। तो गांधी ने जो जवाब दिए उससे बहुत प्रभावित नहीं हुए सुभाष बोस। अच्छा। और गांधी का जो असर दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर था वो बिल्कुल सुभाष बोस पर नहीं पड़ा। जैसे नेहरू बिल्कुल फैन बॉय थे। नहीं, इनके कई सवाल थे और ये प्रभावित नहीं हुए। लेकिन गांधी के कहने पर इन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला किया, जो कि उनका होम टाउन भी था। और गांधी ने कहा कि वहाँ जाकर आप चित्तरंजन दास से मिलिए, जो कि उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो ये चित्तरंजन दास से मिले
और उनसे बहुत प्रभावित हुए, न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि उनको इन्होंने अपना नेता मान लिया, चित्तरंजन दास को। और 1921 में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया और 1923 में चित्तरंजन दास ने कलकत्ता के मेयर पद का चुनाव जीता और उन्होंने इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। और 1924 में इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें पहले मांडले भेजा गया और फिर रंगून भेजा गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआती कदम राजनीति में इनके ये जब ये एंट्री हुई तकरीबन 24 साल के थे, तो उस समय के लगभग जेनजी माना जाए उनको, इसलिए नया विचार, नई सोच। क्या ये भी एक रीज़न था कि उनके थोड़े से मतभेद रहे हमेशा से, क्योंकि गांधी से वो 28 साल छोटे, पटेल से बहुत छोटे, नेहरू से 8 साल छोटे, तो क्या ये एज डिफरेंस की वजह से भी थोड़ा डिफरेंस था या एक नहीं, एक स्वतंत्र उनकी विचारधारा थी। भारत की आज़ादी के बारे में उनके विचार अलग थे। गांधी से उनके विरोध का मुख्य कारण था तरीका। गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे भारत की आज़ादी के बारे में। इनका कहना ये था कि सारे विकल्प खुले होने चाहिए, सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं जीती जाए। शुरुआत से यही बात कह रहे थे बोस? जब पहला गांधी से इंटरेक्शन हुआ तो यही सवाल उन्होंने उठाया कि सिर्फ अहिंसा से आप भारत को आज़ादी दिलाएंगे, इस पे उनका रिजर्वेशन था। और बाद में तो कई डिफरेंसेस हुए। अब जैसे देखिए विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में गांधी एक्सेस पावर के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन ये कहानी हम धीमे धीमे बढ़ें तब तो थोड़ा दर्शकों को भी मज़ा आएगा। अब ये गांधी से तो मुलाकात आपने बताई कि कैसे कितने प्रभावित थे, कैसे हुई गांधी से मुलाकात उनकी। नेहरू के साथ ये लगभग समकालीन है, लगभग एक ही समय पे दोनों लोगों की एंट्री हुई। ये नेहरू से दोस्ती कैसी रही उनकी शुरुआती दौर में? देखिए, नेहरू विचारधारा के मसले पर दोनों एक साथ थे। दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत मिलते थे। दोनों मॉडर्निस्ट थे, आधुनिक विचारधारा थी उनकी। जबकि मैं कहूँगा कि शुरुआत में जब नेहरू की पत्नी कमला नेहरू बीमार हुई यूरोप में और नेहरू भारत में थे, जेल में थे, तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें देखने गए कर रहे थे। और जब कमला नेहरू का देहांत हुआ लुज़ान स्विट्जरलैंड में, तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा जो तीसरे व्यक्ति वहाँ थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सो बहुत दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, विचारधारा के स्तर पर भी और निजी तौर पर भी। लेकिन 1939 के बाद से दोनों के बीच एक तरह से दूरी शुरू हुई और उसका कारण महात्मा गांधी थे। जो नेहरू का एलिजियंस था गांधी के प्रति, वो बिल्कुल जैसे कहा कि उसमें कोई सवाल नहीं था कि और गांधी ने नेहरू को एक तरह से कह भी रखा था कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं और आप उससे व्यक्त भी कर सकते हैं मेरे सामने, लेकिन इससे मेरा स्नेह आपके प्रति कम नहीं होगा अगर आप अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्यक्त करते हैं। लेकिन सुभाष बोस को उन्होंने ये रियायत नहीं दी थी। उनकी नज़र में भावी भारत के नेता के रूप में वो सुभाष बोस को नहीं देखते थे। और 1939 में जब उनके इच्छा के विपरीत सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि इसे मैं अपनी एक निजी हार के तौर पर मानता हूँ। पट्टा भी सिद्धारमैया वो चुनाव लड़ा रहे थे और वही। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा उससे भी 10 साल पहले चलता हूँ। 1928 कलकत्ता में अधिवेशन था कांग्रेस का और वहाँ दो नए उभरते हुए नेता कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उसमें एक पेच फंसा नेहरू रिपोर्ट को लेकर जो मोतीलाल नेहरू बना रहे थे। उसमें अपने पिता से बगावत करते हुए एक तरीके से नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस का बचाव किया, उनका समर्थन किया। तो ये 1928 का जो दौर जहाँ से कांग्रेस, उसके बाद फिर नेहरू अध्यक्ष भी बनते हैं, तो वो जो दौर है उस दौर की कोई कहानी कि ये जो वहाँ से इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यही दोनों अब एक तरीके से देखिए एफिनिटी थी। ये दो एक तो नज़दीकी, वैचारिक नज़दीकी थी और दोनों युवा थे। 8 साल का फ़र्क कोई बहुत भारतीय राजनीति में बड़ा फ़र्क नहीं है। और दोनों एक ही तरह के विचारों को व्यक्त कर रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि गांधी को लेकर
नेहरू बिल्कुल विरोध करते थे। हालांकि वैचारिक रूप से गांधी जहां गांवों की बात करते थे, जहां पंचायत की बात करते थे, नेहरू के विचार उनसे इतने मेल नहीं खाते थे। लेकिन इसके बावजूद गांधी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी थी वो बरकरार थी। सुभाष बोस क्वेश्चन करते थे, वो प्रेटेंस भी नहीं करते थे, वो दिखावा भी नहीं करते थे कि गांधी उनके लिए सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि लेकिन इसके बावजूद देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद, सवाल करने के बावजूद, सुभाष बोस का ये मानना था कि भारत की एकता के लिए गांधी का रहना जरूरी है। गांधी को वो सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, गांधी के अस्तित्व को मान भी रहे हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। बिल्कुल राष्ट्रपिता कहना, और उन्होंने अपनी ब्रिगेड बनाई जो आज़ाद हिंद फौज की, उसमें भी सब गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, बिल्कुल, तो वो सम्मान में कहीं कमी नहीं थी। मैं एक उसी के बीच में जब ये दोनों का उदय हो रहा था, उसी समय देश में एक और हीरो भी डेवलप हो रहा था, भगत सिंह। ये भगत सिंह के कोई राय, कोई सुभाष के बारे में? देखिए, भगत सिंह ने सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों के ऊपर लिखा है। लेकिन देखिए, वैचारिक थोड़ी सी दूरी थी, क्योंकि वो मिलिटेंट नेशनलिज्म में यकीन रखते थे भगत सिंह, जबकि सुभाष बोस नेशनलिज्म में तो यकीन था, लेकिन मिलिटेंसी में उनका यकीन नहीं था। तो ये एक बुनियादी फर्क था दोनों की। लेकिन एक उदाहरण मिलता है, जब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आमने सामने थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें सुभाष चंद्र बोस खास तौर से गए उस मुकदमे की सुनवाई करने, और वो दर्शक दीर्घा में, अदालत में जो जहां लोग बैठते हैं वहां बैठे हुए थे, और उन्होंने नारा लगाकर भगत सिंह का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। और भगत सिंह ने हाथ जोड़कर उसको एक्नॉलेज भी किया। फिर उन्होंने परमिशन मांगी जज से कि वो भगत सिंह से बात कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो परमिशन उन्हें नहीं दी गई। तब भगत सिंह ने एक तरह से कटाक्ष किया जज पे कि साहब, ये बंगाल से आए हैं, पंजाब की क्या इमेज लेके जाएंगे कि आप मुझसे इन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की ये इतिहास में ये कहानी कम पढ़ी गई, ये कहानी ज़्यादा पढ़ी गई कि नेहरू मिलने गए थे उनसे जेल में। ये जो कहानी आप बता रहे हैं, ये दर्शकों को सुननी चाहिए, बहुत ही अद्भुत कहानी है। नहीं मिल पाए उनसे, मतलब बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन 5 गज की दूरी पर बैठे हुए थे, और आई बॉल टू आई बॉल, आंखों का कांटेक्ट तो था ही दोनों के बीच। भगत सिंह के विचार नेहरू वर्सेस सुभाष, किसकी तरफ भगत सिंह ज़्यादा दिख रहे थे? देखिए, भगत सिंह के रिजर्वेशन थे दोनों के प्रति। वो नेहरू के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सम्मान करते थे, नेहरू को के अंतर्राष्ट्रीयवाद की भी वो बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन सुभाष बोस को वो रोमांटिक बंगाली मानते थे, व्यवहारिक नहीं मानते थे। ये उन्होंने शब्द लिखा है। मैं जो 1928 में कीर्ति नाम की एक मैगजीन में उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही किस्सा है कि उन्होंने लिखा कि सुभाष एक भावुक बंगाली हैं और नेहरू युगांतकारी हैं। बिल्कुल। सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे पा रहे हैं। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की ज़रूरत है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिल सकता है। तो वो उसमें सम्मान कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन नेहरू की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके हुए दिखाई देते हैं। शायद आइडियोलॉजिकली भी नेहरू थोड़ा वामपंथ की तरफ उनका झुकाव था, और ये भी मार्क्सवादी थे भगत सिंह, बिल्कुल। तो उस लिहाज से शायद। तो मैं अब वापस आता हूँ, जो कहानी आपने बताई 1939, 1938 में पहले चुनाव हुए, पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। वहाँ से खटपट शुरू होती है गांधी जी के साथ। 1939 में वो खटपट, जब वो दोबारा चुन के आते हैं गांधी जी, जैसा आपने बताया कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष दोबारा अध्यक्ष बने। एक ये बड़ा मिथ रहता, बड़ी कहानियाँ, बड़े व्हाट्सएप भी चलते रहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कोई बिल्कुल विद्रोह करके कांग्रेस छोड़ी और गांधी जी से बिल्कुल ऐसी लड़ाई हो गई। क्या ये सही बात थी? क्यों छोड़ी कांग्रेस? देखिए, एक तो ये कि कांग्रेस में जो गांधीवादी लोग थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत हुए, इस तरह के लोग, राजेंद्र प्रसाद हुए, ये लोग सुभाष बोस से विचारधारा के स्तर पर
मेल नहीं खाते थे। तो एक नौबत ऐसी आई, और नेहरू भी उनके साथ थे। हालांकि नेहरू को एक समय तटस्थ स्थिति लेनी चाहिए थी, लेकिन नेहरू उनकी तरफ टिल्ट हुए, जो राइट विंग था कांग्रेस का। तो इसकी वजह से सुभाष बोस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक तरीके से अकेले पड़ गए वो। अकेले पड़ गए, और उन्होंने वो पद पे बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने नैतिक तौर पर इस्तीफा देने का फैसला किया। और कांग्रेस के ही अंदर उन्होंने एक अलग गुट बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया गया। पहले अलग से राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही था। फिर बाद में ये एक राजनीतिक दल बना, और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में हुआ। तो ये बैकग्राउंड है, क्योंकि अलग थलग पड़ गए थे, और ज़्यादातर जो गांधी के समर्थक थे उनकी बहुत कटु आलोचना कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस की। तो 1940 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाते हैं, और वो तरीके से बंगाल में एक थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा की एक राजनीति शुरू होती है। 1940 में ही एक तरीके से एक नया जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस का। और एक बहुत कहानियां हमने पढ़ी, जो शायद दर्शकों ने नहीं पढ़ी हो, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उनको समझाइए। द ग्रेट एस्केप, अंग्रेजों ने उनको कैद किया हुआ था, नज़रबंद किया हुआ था, और वो कैसे भागे। बड़ी अद्भुत कहानी, बहुत गजब की कहानी है। 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। वहाँ सुभाष बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी जेल के अंदर। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये हमारे राज में जेल में ही मर जाते हैं तो ये बहुत हमारे खिलाफ जाएगा। तो उन्होंने ये तय किया कि सुभाष बोस को उनके घर भेज दिया जाए, और वहाँ पर वो नज़रबंद रहे हैं। वहाँ सारे जासूस लगा दिए गए, 24 घंटे वहाँ पुलिस और जासूसों का पहरा, और सुभाष बोस अपने घर में रहने लगे। एक दिन सुभाष बोस के भतीजे शिशिर बोस उनसे मिलने आए। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के ज़ोर से दबाया, और बंगाली में उनसे कहा कि हमारा एक काम करोगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ, आप हुक्म करिए। तो उन्होंने कहा, तय ये हुआ कि सुभाष बोस को वो अपनी कार में बैठाकर एक रेलवे स्टेशन ले जाएंगे। तो साहब सारी योजना बनी, सारी प्लानिंग हुई, मार्केट गए, वहाँ से फैस कैप खरीदी उन्होंने, 2 कॉट्सवुल की कमीज़ें खरीदी, टॉयलेट का सामान खरीदा, एक सूटकेस खरीदा, कंबल और एक तकिया, ये सारी चीज़ें खरीदी गई। और एक विजिटिंग कार्ड छपवाया गया, उस पर नाम था मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस की कंपनी थी, उसके ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर के रूप में वो विजिटिंग कार्ड बाकायदा छपवाया गया। और तय हुआ कि वो रात 1:30 पर उन्होंने वेश बदला मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का, अपने घर में घर की बत्ती जलती छोड़ दी गई ताकि ये लगे कि सुभाष बोस अभी हैं। माँ को बिल्कुल कोई खबर नहीं दी गई, घर में किसी को नहीं बताया गया, और सामने वॉन्डरर कार खड़ी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस बैठे। और एक और दिलचस्प बात है कि वो जो सूटकेस खरीद के लाए थे वो कार की डिक्की में अटा ही नहीं। हाँ, वो बड़े साइज का, तो सुभाष बोस ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना पुराना सूटकेस लेके जाऊंगा। तो उस पर SC बोस लिखा हुआ था, उसको मिटा के ज़ियाउद्दीन लिखा गया। तो और कार में बैठे, और रात का अंधेरा था, किसी की नज़र नहीं पड़ी। पहले सीधे हावड़ा ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया, और फिर उनके भतीजे उनको लेकर धनबाद गए। पूरी रात जर्नी करके सुबह तक धनबाद पहुंच गए। धनबाद में कुछ देर रुके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ। वो शाम को गोमो स्टेशन है धनबाद के पास, अच्छा, वहाँ से उन्होंने कालका मेल पकड़ी दिल्ली के लिए। दिल्ली आए। कालका मेल उस ज़माने में भी चला करती थी, अभी भी चलती है। गोमो स्टेशन पर रुकी, सुभाष बोस बैठे उसमें। वो अकेले थे उस समय या शिशिर बोस साथ थे? शिशिर बोस ने सिर्फ धनबाद नीचे तक नहीं, नीचे सीढ़ी तक। अच्छा, सीढ़ी। शिशिर बोस लिखते हैं कि मैंने देखा उन्हें कि कुली उनके पीछे है और वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ट्रेन से दिल्ली आए। और उन्होंने कहा था शिशिर से कि अगर
तो मेरे इस तरह गायब हो जाने को 5 दिन तक छिपा जाते हो तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो और इस बीच सुभाष बोस के कमरे में खाना बाकायदा पहुंचाया जाता रहा, जो उनके भतीजे और भतीजियाँ खाते रहे, ये शो करने के लिए कि भाई कोई है अंदर, कमरे के अंदर। तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ी और फ्रंटियर मेल से वो सीधे पेशावर पहुंच गए। और फिर पेशावर से कई जगह होते हुए फिर ये काबुल पहुंचे और काबुल में इन्होंने जर्मन दूतावास से संपर्क किया। उन्होंने इन्हें राय दी कि आप इटली के राजदूत जो हैं अफ़गानिस्तान में उनसे मिले। तो ये वहाँ मिलने गए और वहाँ एक इटालियन डिप्लोमेट के पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर हटाकर इनकी तस्वीर लगाई गई। एक तरीके से फेक पासपोर्ट बनाया गया। जी, उस ज़माने में वो इस तरह का मॉडर्न पासपोर्ट नहीं होता था, बाहर से अलग से तस्वीर उसमें लगाई जाती थी, वो बहुत आसान था। फिर वहाँ से वो समरकंद पहुँचे उस पासपोर्ट के ज़रिए और समरकंद से उन्होंने मॉस्को के लिए ट्रेन पकड़ी और मॉस्को पहले पहुँचे और फिर मॉस्को से फिर वो बर्लिन गए, वहाँ जर्मनी की तो राजधानी। ये सब कुछ प्लान था सर, या ये देखिए, ये हमने बहुत संक्षेप में आपको बात बताई। ये इसमें कई मोड़ आए, इसमें कई बार वो बिल्कुल पकड़ते पकड़ते बचे। एक आदमी को उनको ऊपर शक हो गया था क्योंकि तमाम जासूस फैले हुए थे अंग्रेज़ों के, और गवर्नर जनरल ने इस वायसराय ने इसको अपनी निजी बेइज्जती के तौर पर लिया था कि हमारी नाक के नीचे से निकल गए। और बल्कि बंगाल के गवर्नर को उन्होंने बहुत फटकारा भी था कि कैसे संभव हो गया, इतनी बड़ी इनकॉम्पिटेंस कैसे सुभाष बोस निकल गए। तो एक बार शक हो गया एक व्यक्ति को वहीं अफगानिस्तान प्रवास के दौरान। तो इनकी सोने की घड़ी थी, इन्होंने वो घड़ी उसको देखकर किसी तरह से अपना पिन छुटाया। तो प्लान तो नहीं ये था कि कुछ लोगों ने उनको शायद पहचाना भी, मैंने पढ़ा कि कुछ लोगों ने उनको शायद पेशावर स्टेशन पे किसी ने उनको पहचाना, वो उनका होटल चेंज कराया। नहीं, पहचान वो स्टोरी दूसरी है, पहचाना नहीं। उनको एक किसी होटल में ले जाया जा रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो मौलाना है, इनकी शक्ल, इनको किसी ऐसे होटल में ले जाओ जहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था हो। हाँ। तो इनको फिर दूसरे होटल में ले जाया गया और उन्होंने बिल्कुल शो किया कि ये बहुत बड़े मौलवी हैं और बहुत धार्मिक किस्म की व्यक्ति है। प्लान, एक बेसिक चीज़ प्लान थी कि देश से बाहर निकलना है, लेकिन किस तरह से निकलेंगे ये फिर वही दिमाग चलता रहा उनका। और ये लेकिन कितनी फिल्मी स्टोरी है सर, कैसा लगता है कि असंभव सी चीज़ है कि कोई आदमी भाग करके कोलकाता से निकल रहा है और जर्मनी पहुंच जा रहा है। जी, ये भी काबिलियत थी उनके अंदर। लेकिन ये इस बीच जब तक ये जर्मनी नहीं पहुंचे, कोलकाता में क्या हो रहा था? देखिए, कोलकाता में गांधी ने तार दिया। हाँ, उनके परिवार ने शायद झूठ बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े परेशान थे कि कहाँ गए। तो इनके परिवार वालों ने गांधी को तो बहुत ही कुछ इस तरह गोलमोल जवाब दे दिया, लेकिन टैगोर से वो ये चीज़ नहीं छिपा पाए। उन्होंने बताया टैगोर को कि वो निकल गए हैं। नहीं, वो जहाँ हैं उनको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिल्कुल। और गांधी से शायद उनके परिवार ने ये कहा कि शायद उनके संन्यास का वक्त आ गया। जी, और फिर टैगोर ने इसके ऊपर एक बड़ी मार्मिक कहानी भी लिखी। बिल्कुल। जो इनके एक्सप्लॉइट्स थे उनके उपन्यास में। हाँ, तो ये वहाँ से निकले सर। अब निकलने के बाद एक तारीख सर, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख आती है, 29 मई 1942। बिल्कुल, जब वो जर्मनी पहुँचे और मिलते हैं एडोल्फ हिटलर से। जी हाँ, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला हिटलर से, और उस मुलाकात में जर्मनी के विदेश मंत्री रेबेनट्रॉप भी थे और एक दुभाषिया था शिमिट, उसने बाद में अपने संस्मरण भी लिखे उस दुभाषिये ने। तो 3 मुद्दे सुभाष चंद्र बोस ने उठाए इस मुलाकात में हिटलर से। पहला मुद्दा ये था कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक्सिस पावर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आप हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करें। तो हिटलर ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, बहुत गोलमोल जवाब दिया, बड़ी रूखी सी मुलाकात रही। जी। और फिर दूसरा मुद्दा ये उठाया गया कि जो हिटलर की आत्मकथा है मीन काम्फ, उसमें भारत विरोधी कुछ विवरण है, कुछ भारत की आलोचना की गई है।
तो सुभाष बोस ने कहा कि ब्रिटेन में आपके इन विचारों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सफाई दें ताकि भारत के लोग आपके बारे में कोई गलतफहमी न पालें। तो इसको भी हिटलर ने एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें उत्साह नहीं दिखाया, कहा ठीक है देखेंगे इस तरह। तीसरा मुद्दा ये था कि सुभाष बोस ने कहा कि वो जर्मनी छोड़कर पूर्वी एशिया जाना चाहते हैं। इसके लिए हिटलर तुरंत राजी हो गए, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि उनको विमान से पूर्वी एशिया भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप विमान से जाएंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि मित्र देश आपको विमान को गिराएं या फिर आपको ज़बरदस्ती उतरवा दें आपके विमान को अपने यहाँ, अगर आप उनके ऊपर से उड़ के जाएंगे। तो तय हुआ कि वो पनडुब्बी से पूर्वी एशिया की यात्रा करेंगे, और हिटलर ने तुरंत ही पनडुब्बी की व्यवस्था भी करा दी कि साहब आप ये सर बताइए, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, ये एक तरीके से एक और फिल्मी कहानी है, तो ये मैं चाहता हूँ एक बार आप तसल्ली से बताइए इसको। पनडुब्बी की यात्रा देखिए साहब, कील बंदरगाह से एक पनडुब्बी U-180 जर्मनी की बहुत मशहूर पनडुब्बी थी, उससे ये चले जापान के लिए, और इनके साथ आबिद हुसैन थे इनके साथी। तो पनडुब्बी में जैसे ही घुसे तो वहाँ बड़ा दम घोटू माहौल था। पूरी पनडुब्बी में डीजल की दुर्गंध आ रही थी, महक आ रही थी, यहाँ तक कि कंबल से भी डीजल की महक आ रही थी, और पूरा एक तरह से लेट के जाना था। 3 महीने की यात्रा थी। एक जगह छोटी सी जगह थी जहाँ 5-6 आदमी एक मेज़ पर बैठ सकते थे। तो सबसे पहले तो खाने की दिक्कत आई, और वहाँ सारा टिन्ड खाना, सब टिन वाला खाना। और पहले आबिद हुसैन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि सुभाष बोस ने पहले दिन तो खाना ही नहीं खाया देख के, तो इनको समझ में आ गया कि इनको खाना रास नहीं आ रहा है। तो ये वहाँ गोडाउन एक छोटा सा होता था जिसमें सब खाने का सामान रखा जाता था। तो आबिद वहाँ गए तो आबिद ने देखा कि वहाँ दाल और चावल का एक पैकेट रखा हुआ है, तो वो फ़ौरन ले आए, और फिर उसके बाद से उन्होंने खिचड़ी बनानी शुरू की, और वहाँ पर अंडे का पाउडर भी एक रखा हुआ था। उस ज़माने में पाउडर होता था, तो उससे उन्होंने उनके लिए ऑमलेट बनाना शुरू किया। तो वो उन्होंने बड़े शौक से खाया, और कुछ दिन में वो जो जर्मन साथी थे उनको भी बुला के खिलाने लगे। तो आबिद बड़े परेशान हुए कि भाई ख़त्म हो जाएगा अगर ये खिलाएंगे, और बोस से कैसे कहें कि इनको मत खिलाइए आप। तो उन्होंने जर्मन लोगों से कहा कि आप खुद ही इनका खाना मत खाइए। तो नहीं तो कितनी लंबी जर्नी थी, कितने दिन लगने थे? 3 महीने लगे। 3 महीने बताओ। अफ्रीका की तरफ गुड होप से उन्होंने भारतीय हिंद महासागर में वो आए। मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी उनका इंतज़ार कर रही थी, बस यहीं तक। अच्छा हाँ, बीच में इनकी पनडुब्बी ने एक ब्रिटिश तेल वाहक जहाज को डुबोया भी। बिल्कुल, उसने बाकायदा टॉर्पीडो करके, और ये सब दृश्य देख रहे थे इनके सामने। बल्कि जिस शांत मुद्रा में ये बैठे हुए थे, पूरे पनडुब्बी में एक्साइटमेंट का माहौल था। जो पनडुब्बी का कमांडर था उसने बाद में टिप्पणी की कि भाई युद्ध में किस तरह धीरज से और उससे काम लिया जाता है, वो सुभाष बोस से सीखिए। इनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था ये। तो बहरहाल इनको दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र किया गया, रबड़ की बोट से ये पनडुब्बी में गए। और इस बीच पनडुब्बी, ये जो जर्मन पनडुब्बी में थे, तो ये रात दिन में अंदर रहते थे पानी के, और रात में ऊपर आते। इनकी कई तस्वीरें हैं आबिद के साथ जिसमें सिगरेट पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर बैठ करके। हाँ। तो जब ये जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफ़र हुए तब इनकी जान में जान आई। वहाँ खाने वाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बल्कि भारतीय खाने की भी व्यवस्था की गई थी। फिर इनको पनडुब्बी से दक्षिण एशिया के एक स्थान पर ले जाया गया, वहाँ उन्होंने 2 दिन आराम किए। फिर इनको विमान से टोक्यो ले जाया गया। टोक्यो में इनको इम्पीरियल होटल में ठहराया गया, बहुत मशहूर होटल है, अभी भी है, टोक्यो का बहुत मशहूर होटल है। वहाँ ये ठहरे, और वहीं से उन्होंने पहली बार भारत के लोगों को रेडियो से संबोधित किया कि मैं इस समय जापान में हूँ।
तो ये एक तरीके से भारतीय जनता के लिए पहला अपीयरेंस था उनका बिल्कुल। भागने के बाद। तो तकरीबन 1.5 साल का लंबा वक्त, जब हिंदुस्तानियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को। लेकिन सर ये जापान तो पहुंच गए। फिर अब ये कहानी आती है आज़ाद हिंद फौज की। सबसे पहले तो ये दर्शकों को ये भी समझाना पड़ेगा, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से, कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस सिचुएशन में तो आज़ाद हिंद फौज की कहानी से। देखिए, जब सिंगापुर पर जापान का नियंत्रण हो गया तो करीब 60,000 ब्रिटिश सैनिकों से, उसमें ज़्यादातर भारतीय थे, हथियार डाले। उसमें से 40,000 लोग इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, जापान से समझौता हुआ कि जो भी भारतीय आत्मसमर्पण करेंगे उनको एक चॉइस दी जाएगी कि अगर आप आईएनए में भर्ती होना चाहें तो आप भर्ती हो सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए भर्ती हुए क्योंकि उस जमाने में जापानी जेलों की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब 27% कैजुअलिटी रेट था। मतलब जितने कैद किए जाते थे 100 व्यक्ति, तो उसमें 27 मर जाते थे। इतनी खराब स्थिति थी, बहुत खराब खाना मिलता था, बहुत खराब स्थिति थी। तो 40,000 तो लोगों को लगा कि ऐसी मौत से तो अच्छा है कि लड़ लें। और देशभक्ति की भावना भी थी। और इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूट भी हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग जिन्होंने हथियार डाले वही शामिल हुए। वहाँ दक्षिण एशिया से 5-6 हज़ार लोग डायरेक्ट रिक्रूट भी हुए। और वहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। और वहाँ जो साउथ एशिया का जापानी कमांडर था, उसने उनको बताया कि हम भारत को आज़ाद करने की योजना रखते हैं और भारत पर हमला करने वाले। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भारत जाएंगे तो आईएनए के सैनिक सबसे ऊपर रहेंगे, यानी उनको सबसे आगे रखा जाएगा। और वहीं पर उन्होंने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। और इस सरकार को 8 देशों ने मान्यता दी। बिल्कुल। और उसमें आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको एक बधाई का संदेश भी भेजा। और झंडा, कांग्रेस का जो झंडा हुआ करता था तिरंगा, उसमें से चरखा हटाकर एक कुलाचे मारता हुआ चीता वो रखा गया। और उसकी प्रेरणा उन्हें टीपू सुल्तान से मिलती थी। तो ये वो रहा। और कलकत्ता पर उन्होंने बमबारी करने की योजना बनाई। पहले एक बार कर चुके थे, लेकिन इनके रहते हुए जापान ने तय किया कि कलकत्ता को बॉम्ब किया जाएगा। तो इन्होंने उसका घोर विरोध किया कि नहीं, कलकत्ता को आपको बॉम्ब नहीं करना है। लेकिन 1944 आते आते जापानी अधिकारियों और आईएनए के सैनिकों के बीच मतभेद पैदा होने शुरू हो गए, उनमें दूरी बढ़ने लगी। जापान एक तो बैकफुट पर था और इनको वो वाले मिशन दिए जा रहे थे जो मुश्किल मिशन थे। मतलब आसान मिशन तो खुद जापानी कर रहे थे, मुश्किल मिशन में इनको आगे कर रहे थे। तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और आखिरकार शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये सर आई कैसे, ये कैसे एंटर हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में शुरू में जैसा कि तय था, कोहिमा, मणिपुर, इसमें ये लोग आगे रहेंगे बर्मा के रास्ते। और मतलब सफलता मिली भी इनको। लेकिन फिर जो जैसे कहते हैं फाइट बैक अंग्रेजी सेना ने किया, जिसकी वजह से इनको सेटबैक होने लगे और तमाम एक तरह से बाजी पलट गई, जो कि बाजी एक्सिस पावर के हाथ में थी 42 के शुरू में। और 44 आते आते बाजी पलटनी शुरू हो गई। अमेरिका का टिल्ट हो गया पूरी तरह से उनकी तरफ। तो ये फिर बैकफुट पर आ गए और इनको फिर वहाँ से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मतलब अगर ये जापान का अपर हैंड रहता उस विश्व युद्ध में, क्योंकि जापान की हार एक तरीके से आईएनए की नाकामी की वजह बन गई। बिल्कुल। जापान को जब सेटबैक होने शुरू हो गए तो फिर आईएनए का भी प्रदर्शन, जो कि शुरू में बहुत अच्छा था, धीरे धीरे फिर उन्होंने भी एक तरह से पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि वो दिन था 15 अगस्त। और कई बल्कि एक विवरण है कि करीब 6,000 सैनिक
एक मिशन पर गए थे और जब वो लौटे तो सिर्फ 2000 बचे थे और खाने की स्थिति ये थी कि मरे हुए घोड़ों के शव को जानवर खाकर उनको जीवित रहना पड़ रहा था। तमाम बारिश थी, कीचड़ों में चल रहे थे, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो ये सब दिक्कतें थीं। तो ये फिर ये तारीख जो आती है जब जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त 1945, जहाँ से हमारी आज़ादी का दिन भी तय हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स की जीत हुई वहाँ से। अब उस जीत के 3 दिन बाद एक तारीख 18 अगस्त 1945 और ये खबर आती है कि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। क्या कहानी थी, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, बहुत विवाद है सुभाष बोस की मृत्यु के बारे में। बहुत से लोगों का मानना है कि उस विमान दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हुई थी और बाद में उन्होंने एक गुमनाम जीवन भारत में ही बिताया था। लेकिन मैं यहाँ कोट करूँगा उनके एडीसी हबीबुर रहमान। मैं चाह रहा हूँ अगर आप शुरुआत से वो कहानी बताएं कि वो जी, देखिए उस दिन क्या हुआ 18 अगस्त को। हबीब का विवरण हम लेते हैं क्योंकि वो उनके साथ थे। हबीबुर रहमान उनके साथ थे, उनके साथ उसी जहाज में बैठे हुए थे। तो साइगोन से, सिंगापुर से बैंकॉक गए, बैंकॉक से नहीं, साइगोन वियतनाम की जगह है। वहाँ से जापानी वायुसेना के एक विमान पर वो सवार हुए टोक्यो जाने के लिए और उस विमान में 14 लोग थे क्रू के साथ और पायलट के बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे सुभाष चंद्र बोस। उनके आगे जेरी कैन थे, उसमें पेट्रोल भरा हुआ था और उस विमान में बैठने की सीट नहीं थी, उनको फ्लोर पे बैठाया गया था, ज़मीन पर, और उनके आराम के लिए उनको कुशन दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस को तकलीफ़ ना हो। और उस ज़माने में विमान में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी, तो विमान जब ऊपर जाता था तो तापमान एकदम से कम हो जाता था। तो जब वो विमान ऊपर गया तो इनको ठंड लगी सुभाष बोस को, हालांकि पूरी यूनिफॉर्म में थे अपने, तो इन्होंने हबीब से एक स्वेटर मांगा पहनने के लिए, उनको ठंड लग रही थी। बहरहाल विमान ने ताइपे, ताइवान की राजधानी है, वहाँ पर स्टॉप ओवर किया और वहाँ से दोबारा विमान उड़ा है। 2:35 पर उसने टेक ऑफ किया है और अभी विमान एयरबॉर्न भी नहीं था, मतलब हवा में पूरी तरह से पहुंचा भी नहीं था और जो एयरफील्ड की जो सीमा थी उसको भी पार नहीं किया था। तभी एक जोर का धमाका सुनाई दिया। बाद में पता चला कि उसका एक प्रोपेलर टूट कर गिर गया था और वे पूरे आगे और पीछे आग लग गई। तो हबीबुर रहमान उनके डीसी थे, उन्होंने कहा कि नेताजी आप आगे से निकल गए, और उनका पूरा कोट, वो जो पेट्रोल के जो जेरी कैन रखे थे उसके पेट्रोल से पूरा कोट तर हो गया था। तो हबीब का विवरण है, हबीब लिखते हैं बाद में उन्होंने शहनवाज कमेटी को पूरा अपना आंखों देखा हाल सुनाया कि जब मैं विमान से उतरा तो मेरे 10 गज की दूरी पर सुभाष चंद्र बोस थे, उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी और उनके माथे पर करीब 5 इंच का घाव का निशान था जिससे खून बह रहा था। तो उनको एक ट्रक में लिटाकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जो जिसे कहते हैं कि प्राथमिक उपचार, उनको क्या बुरी तरह से जल गए थे, उनकी आँख बुरी तरह से सूज गई थी और वो जापानी में, जापानीज लैंग्वेज में पानी मांग रहे थे वहाँ मौजूद लोगों से कि उनको पानी दिया जाए जापानी भाषा में। उनको जापानी भाषा आती थी, लेकिन कराह, एक भी कराह उनके उससे, जिस तरह आदमी जल जाता है तो कराहता है, लेकिन नेताजी के मुंह से एक भी कराह नहीं निकली थी। और रात 9 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली वहीं पर, उसी मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वहीं उनकी अंत्येष्टि की गई। जापानी अफसर जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उनकी बॉडी को सैल्यूट किया और वहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई। जो उनका जो अवशेष थे उसको एक बर्तन में रखा हबीबुर रहमान ने और वो उसको लेकर टोक्यो रैंकोजी टेम्पल पहुँचे, वहाँ उसको रखा गया, जो कि अभी तक है। अभी तक कई भारत के जो प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए हैं उन्होंने, वो हमेशा रैंकोजी
टेम्पल में जाकर उन्होंने सुभाष बोस को श्रद्धांजलि दी है। तो सर मैं अब बहुत सारे लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा, मैं भी बहुत साल से ये सवाल ढूंढ रहा हूँ, मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिला, कि ये हबीबुर रहमान जो उनके साथ थे, उन्होंने खुद बताया कि मैंने उनको देखा, उनके कपड़े जले हुए थे, 90% के आसपास वो बंद था। जो डॉक्टर्स हैं उनका अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम इलाज कर रहे थे, 1-1.5 दिन इलाज चला है। फिर ये थ्योरी कैसे पैदा हुई, कैसे आई कि सुभाष चंद्र बोस तो रूस चले गए और गुमनामी बाबा बन के वापस लौटे? ये गुमनामी बाबा की थ्योरी क्या है? देखिए, गुमनामी बाबा बहुत बहुत ये थ्योरी चली, और गुमनामी बाबा आते हैं 1970 में और 1985 में तक वो रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे पहले क्या, लेकिन वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस पर उनके परिवार के कम से कम 4 लोगों ने किताबें लिखी हैं। अगर ये अकाउंट गलत होता या उनकी थोड़ी भी इस थ्योरी में विश्वास होता गुमनामी बाबा में, तो वो इतने डिटेल में जाकर उनकी मृत्यु का वर्णन नहीं किया। अभी लेटेस्ट किताब जो आशीष रे की आई है, उन्होंने लेट टू रेस्ट उस किताब का नाम है, और पूरा ग्राफिक अकाउंट है, 1-1 सेकंड का अकाउंट है। गुमनामी बाबा को स्पेकुलेट किया जा सकता है कि भाई वो जर्मन बोलते थे, वो बंगाली बोलते थे, वो सिगरेट पीते थे, जो उनके ट्रेट्स सुभाष चंद्र बोस से मिलते थे बहुत। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी में रहने की क्या ज़रूरत थी? वो भारत के हीरो थे, और अगर वो भारत में आते तो लोग उनको सर आंखों पर रखते। उनको इस तरह बैकग्राउंड में रहने की क्या ज़रूरत थी? ये कॉमन सेंस है। लेकिन उसके पीछे ये थ्योरी दी जाती है कि वो इसलिए नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आते तो ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते, उनको देखिए, आतंकवादी की तरह देखते। ब्रिटिशर्स 1947 में जा चुके थे। बिल्कुल 1900, और नेहरू मतलब सारे सबूतों के आधार पर अगर नेहरू को देखा जाए तो नेहरू का उनके परिवार वालों के साथ बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। ऐसा ये गलतफहमी है कि नेहरू हॉस्टाइल थे सुभाष चंद्र बोस के लिए। बाद में 2015 में जो पेपर्स डीक्लासिफाई हुए हैं उसमें ये कहा गया कि भाई नेहरू के आदेश पर उनके रिश्तेदारों की जासूसी की जाती थी। ये फैक्ट आया है सामने। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें ये लगता है कि नेहरू सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे सुभाष बोस के लिए। देखिए, मैं गुमनामी बाबा से ही नहीं बाहर आ पा रहा हूँ अभी। मैं वो कहानी उसमें इतने पेज हैं सर कि अब लोगों ने कहा कि ये सबसे पहले तो ये इटावा और फैज़ाबाद के आसपास कभी रहते थे। बोला गया कि हर कुछ दिन में वो अपने घर चेंज कर लेते हैं। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे दिखाई दे रहे थे। ये तक कहा गया कि उनके घर के बाहर बड़ी वीआईपी गाड़ियां भी देखी गईं। और तो ये क्यों आज तक, मतलब उस दौर में क्या हो रहा था, क्या लिखा गया? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हैं। मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता था कि सुभाष चंद्र बोस रूस में है, रूस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर तो मतलब ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। इनके बारे में बहुत जिसे कहा जाए निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि वाकई हुआ होगा। हम उस पर जाना चाहेंगे जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी, जो लोगों ने देखा है, उसके आधार पर जो चीज़ें निकल कर सामने है। देखिए, पूरा शहनवाज कमीशन बैठा, उसमें उसके सामने लोगों ने गवाही दी। 3 कमीशन बैठे, फिर डॉक्टरों ने गवाही दी, जापान के लोगों ने गवाही दी, हमीदुर रहमान का हमने जिक्र किया, उन्होंने गवाही दी। फिर एक कमीशन वाजपेयी के टाइम में मुखर्जी कमीशन, उन्होंने कुछ, वहाँ से सारा कन्फ्यूज़न मुखर्जी कमीशन से फैला। मुखर्जी कमीशन ना मान रहा है गुमनामी बाबा को, ना खारिज कर रहा है। लेकिन सर कई सारे और शोधकर्ता हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। मैं कोई पर्टिकुलर जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, बहुत सारे शोधकर्ता जो दावे के साथ ये कहते हैं कि गुमनामी बाबा की थ्योरी सही है। उनका कहना है कि जो मुखर्जी कमीशन में जब हैंड राइटिंग मैच करी गई तो सरकारी लैब्स ने मना कर दिया, लेकिन प्राइवेट लैब्स में, खासतौर पे अमेरिकन लैब्स ने बताया कि ये हैंड राइटिंग सेम है, जो गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग। और अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो
हियर से भी हो सकती हैं, मतलब अगर ये सही हैं तो उसका ऑथेंटिक, आजकल तो ज़माना ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए कि भाई अगर किसी ने कहा है तो किसने कहा है और क्या आधार है, उसका नमूना दिखाया जाए। सुभाष बोस की असली राइटिंग का और गुमनामी बाबा की राइटिंग डीएनए टेस्ट तक हुआ, डीएनए टेस्ट फेल हो गया। तो बहुत सी चीज़ें, हम उन चीज़ों पर जाएंगे जो ऑथेंटिक हैं, जो जिनके बारे में कम सवाल उठाए गए हैं, तो उसके आधार पर तो ये लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने कभी माना ही नहीं कि उनके परिवार ने नहीं माना कि उनकी मृत्यु हुई है, बल्कि उनको एक ज़माने में मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात हुई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं साहब वो तो अभी जीवित हैं, और वो अभी तक कहते हैं कि जीवित है, जो कि असंभव है इस समय। यह परिवारों में, जैसे मुझे एक किस्सा याद आता है, गांधी जी पुणे में थे जब ये उनकी निधन की खबर आई है, उसके कुछ महीनों बाद तो फिर उनके बड़े भाई सुभाष बाबू के उन गांधी जी से मिलने गए किसी काम से, तो वहाँ ये खबर फैल गई कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, उनको गांधी जी से मिलते हुए देखा गया, क्योंकि उनकी फैमिली में सबकी शक्लें भी बड़ी एक जैसी थी। तो लेकिन ये भी है कि अगर वो जीवित थे तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी, अपनी बेटी से संपर्क क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से उनके खैरख्वाह थे, उनके भाई से, अपने भाई को बहुत प्यार करते थे वो, उनसे मिल सकते थे, कोई संकेत भेज सकते थे। सवाल उठता है कि रीजन क्या था, क्यों गुमनामी बाबा के रूप में क्यों वो रहना चाहते थे, क्यों गुमनाम जिंदगी जीना चाहते। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब वो जवाहरलाल नेहरू की अंत्येष्टि में मौजूद थे, एक तस्वीर दिखाई गई, उस पे गोला बना के कहा गया कि व्हाट्सएप पे चलती है ये सुभाष चंद्र बोस। तो हम लोगों को इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। नहीं तो अब सर, मैं जैसे आपने जो 2-3 ये बोला ना कि ऐसी ऐसी कहानियां भी हैं, बड़े मिथ से चलते, तो मैं 2-3 मिथ भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने नेहरू का जिक्र किया, उस पर भी आएंगे, लेकिन जैसे पहला मिथ एक अब ये मिथ है कि नहीं है, आप इतिहासकार, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने की जो बेसिकली कहें कि आईएनए की जो प्रेरणा है वो उनको सावरकर से मिली थी। देखिए, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस दो आइडियोलॉजिकली अलग अलग व्यक्ति थे। वो राइट विंग को रिप्रेजेंट करते थे और सुभाष बोस लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते थे। वैचारिक तौर पर कोई समानता नहीं थी दोनों के बीच में, बिल्कुल जिसे कहते हैं दो अलग अलग छोर, धुरी हैं। हाँ, लेकिन सुभाष बोस ने वीर सावरकर से मुलाकात की थी 1940 में, और बल्कि न सिर्फ मुलाकात की थी, बल्कि उन्होंने जो 1857 के गदर पर जो किताब लिखी थी उसका उन्होंने जापानी अनुवाद भी करवाया था। लेकिन उनका जो समाचार पत्र था फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका भी नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसमें बहुत आलोचना वीर सावरकर की किया करते थे उनकी। लेकिन देखिए, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। 1940 में कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, तो सुभाष बोस की पार्टी और हिंदू महासभा का। और वीर सावरकर ने कभी भी सुभाष बोस को जब भी जिक्र किया, पब्लिकली उनकी हमेशा तारीफ की, हालांकि वैचारिक तौर पर वो उनसे मेल नहीं खाता था। और बाद में जब भारत की आज़ादी के कारणों पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो अंग्रेज सेना का राजनीतिकरण हो गया था, दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि नेवल रेटिंग में विद्रोह हो गया था भारत की नौसेना में, और तीसरा कारण आईएनए का अस्तित्व में आना और आईएनए पे मुकदमा चलना, ये आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा, उसने एक तरह से पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। तो ये सब ये तो अब आपने जिक्र कर दिया तो वो कहानी भी आपको बतानी पड़ेगी। नवंबर 1945 जब सुभाष बाबू की मौत हो चुकी है और शाहनवाज ढिल्लों और सहगल गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको लाल किले में रख दिया गया और अंग्रेज़ों ने एक मुकदमा चलाया और सजाए मौत दे दी
तीनों को, क्या हुआ था? देखिए, ये मुकदमा, पूरी अंग्रेज़ों की पूरी कोशिश थी, ये कोर्ट मार्शल उनका हुआ इन तीनों का, और एक तरह से विद्रोह का मुकदमा था। और विद्रोह में सजाए मौत ही उस ज़माने में भी और अभी भी सजाए मौत का प्रावधान है। तो भारत के चोटी के वकील सामने आए और उन्होंने, इवन जवाहरलाल नेहरू जो कि वकालत बहुत सालों पहले छोड़ पड़े थे, उन्होंने भी 25 साल बाद काला गाउन पहना और उनकी पैरवी की, उनकी तरफ से पैरवी की बहुत ज़बरदस्त। और पूरे भारत में उसका बहुत प्रचार हुआ, मतलब हर जगह, सड़क, गली, नुक्कड़ पर इस मुकदमे की चर्चा होती थी। और नेवल विद्रोह भी होने की तैयारी पर था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है, अगर इनको सज़ाए मौत दी जाती है, जो विद्रोह की जो भी सज़ा होती है, तो जो जनमत है भारत का जो जनमानस है, उनके पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो एक टैक्टिकल डिसीजन था, ये नहीं कि वो चाहते थे दिल से उनको बरी करना। तो उनको छोड़ा गया, लेकिन फौज में नहीं लिया गया वापस। फौज में ये दलील दी गई कि ये डिसिप्लिन, इन्होंने फौज का अनुशासन तोड़ा है, इसलिए उन्हें फौज में वापस नहीं लिया जाएगा। और आज़ादी के बाद भी वो स्थिति बरकरार रही। वो लोग फौज, भारतीय सेना में वापस नहीं हो पाए सारे लोग। लेकिन ये कहा जाए कि अगर वो मुकदमा बेसिकली आखिरी कील थी अंग्रेजी हुकूमत की, तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पूरा देश एकजुट हुआ उस मुकदमे में। और जिस तरह से, और कोई भी, हर व्यक्ति ने एक तरह से विचारधारा के ऊपर आकर समर्थन किया। वो लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शाह नवाज़, ये नारे लगते थे, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद को छोड़ दो। तो ये वो रहे। लेकिन अब आपने बताया कि 25 साल बाद नेहरू सुभाष बाबू की मौत के बाद काला कोट पहनते हैं और वकालत शुरू करते हैं, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहाई दिलवाते हैं और शिद्दत से मुकदमा लड़ते हैं। हालांकि उसके साथ साथ सप्रू साहब भी थे, काटजू साहब भी थे। फिर ये बात क्यों आती है कि क्या वाकई नेहरू और सुभाष एक दूसरे के खिलाफ थे? दोनों में धुर विरोधी की तरह देखा जाता है, जो बहुत सारे, देखिए, खिलाफ तो हम नहीं कहेंगे, राइवलरी थी, हेल्दी राइवलरी थी, क्योंकि दोनों कैरिस्मेटिक लीडर थे, दोनों में करिश्मा था, दोनों जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे, दोनों बहुत अच्छा बोलते थे, दोनों की ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी थी। मतलब ये नहीं कि भारत के एक कोने में पसंद किए जा रहे हों। और जब ये पेपर्स डीक्लासिफाई हुए तो ये बात सामने भी आई कि नेहरू के शासन में 1948 से 1968 तक सुभाष बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। लेकिन देखिए, ये एक बात अलग है, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे ये लगता है कि नेहरू का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था सुभाष बोस के परिवार के लिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो कागज़ 2015 में डीक्लासिफाई हुए हैं, उसमें एक जिक्र है कि सुभाष बोस के भतीजे ने नेहरू को पत्र लिखा, अमीय बोस ने नेहरू को पत्र लिखा कि हम अपनी चाची को, यानी एमिली बोस को, जो कि वियना में रहती हैं, कुछ धन भेजना चाहते हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हम कलकत्ता में भारतीय विदेश मंत्रालय का जो दफ्तर है उसको कुछ पैसे दे दें और ऑस्ट्रिया में भारत का जो दूतावास है वो पैसे हमारी चाची को दे दे। हालांकि थोड़ा टेढ़ा काम था, लेकिन नेहरू ने अपने अफसरों को आदेश दिया कि अमीय बोस के इस अनुरोध पर तुरंत अमल किया जाए, और ये हुआ भी। मतलब ये व्यवस्था हुई। दूसरा उदाहरण ये है कि नेहरू के बहुत नज़दीकी दोस्त थे आसफ अली। जब वो वियना गए तो नेहरू ने कहा कि वो एमिली से मिलें और उनसे पूछें कि उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए।
तो और वो कोई बहुत ऊंचे पद पर नहीं थी, उनके पास बहुत पैसे नहीं थे। तो एमिली ने इनकार कर दिया। एमिली ने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की है। लेकिन नेहरू ने प्रयास किया, मतलब ख़ास तौर से अपने एक दूत को भेजा मिलने। एक और उदाहरण मिलता है कि क्रिसमस पर नेहरू ने अनीता बोस को उनकी 100 पाउंड का एक चेक भिजवाया, और ये पैसा सरकारी खजाने से नहीं दिया गया था, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के कोष से भेजा गया था। 100 पाउंड, हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये बताता है कि आपकी मंशा बताता है। क्रिसमस के मौके पर उनको ये भेजा गया। और आखिरी उदाहरण मैं ये दूंगा कि जब सुभाष बोस की बेटी अनीता बोस ने भारत पहली बार आने का फैसला किया, तो नेहरू उनके मेज़बान थे। वो तीन मूर्ति भवन में ठहरी। नेहरू ने अपनी भांजी नयनतारा सहगल को भेजा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए। एक हफ्ते तक वो नेहरू के साथ रहीं, नाश्ता किया, खाना खाया और याद किया अपने पिता को। और नेहरू ने याद किया सुभाष चंद्र बोस के साथ बिताए गए वो दिन उनकी बेटी के साथ। और एक हफ्ते रहने के बाद वो कलकत्ता गईं। तो ये कहना कुछ ज्यादती है कि नेहरू सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे। विरोधी से ज़्यादा तो ये कहा जाता है कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ नहीं किया। तो ये हमने 3 उदाहरण दिए आपके। अब जैसे एक उदाहरण है कि ये 1948 के ही आसपास नेहरू और सरदार पटेल का बड़ा पत्राचार है, जिसमें सरदार पटेल ये पेशकश कर रहे हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज का जो फंड है, क्या उससे हम परिवार की मदद कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ी सी नैतिकता नेहरू दिखा रहे हैं। एक पत्र है जिसको मैं चाहूँगा कि मैं एक बार पढ़ूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए। 21 जुलाई 1948 को पटेल नेहरू को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा सुझाव है कि 1 अक्टूबर के दिन जो भी रकम इस फंड में बाकी है, फंड मतलब आज़ाद हिंद फौज के फंड में, उससे सुभाष बाबू की पुत्री की सहायता के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए। इस संबंध में हमने कुछ समय पूर्व पत्र व्यवहार किया था। ऐसा नहीं लगता कि शरद बाबू इसके लिए कुछ कहेंगे। शरद बाबू मतलब उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के। उसका अगले दिन नेहरू जो जवाब लिख रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बजट के बारे में आपके लिए पत्र के लिए धन्यवाद। सुभाष बाबू की पुत्री के सहायता के लिए ट्रस्ट के रूप में रकम रख देने का विचार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। शरद बोस से उनकी पुत्री के संबंध में कोई संबंध, शरद बोस ने उनकी पुत्री से कोई संबंध रखने की बात से इनकार किया है। तो क्या ये सही बात है सर कि ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो उन्होंने कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भी डॉक्यूमेंटेड है, बहुत डॉक्यूमेंटेड है कि जब सुभाष बोस जापान के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा था, और उसमें पहली बार ये बात स्वीकार की गई थी कि उन्होंने शादी कर ली है एमिली से, और उनकी एक पुत्री भी है। और उसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि जो सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सम्मान मेरी पत्नी और मेरी बेटी को दें। तो वो लोग मतलब ऐसा नहीं कि उनका विरोध था। ये ज़रूर था कि संपर्क नहीं था, बहुत रोज़ का संपर्क नहीं था। सुभाष बोस की पत्नी कभी भी भारत नहीं आई, लेकिन वो भी शायद इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पत्नी को ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम भारत नहीं आना। अब ये भी स्पेकुलेशन की बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो कभी हिंदुस्तान नहीं आई, भारत नहीं आई। आखिर में जब उनकी बेटी 18 साल की हो गई तो वो भारत आई, और कई बार भारत आई। मतलब अनीता कई बार भारत आ चुकी हैं, और कई बार वो मांग भी कर चुकी हैं कि जो सुभाष बोस की जो अंतिम जो अवशेष वहाँ रखे हुए हैं रैनकोजी में, उनको भारत लाया जाए और उनको। तो वो उसमें आपत्ति क्या है सर, क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो? अब देखिए, ये एक राजनीतिक डिसीजन की बात है। हो सकता है कि सरकार उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रही। वो जो कंट्रोवर्सी है जीवित या मृत की, बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो शायद इसके पीछे ये है कि सरकार किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती।
तो ये शायद एक इसके पीछे रीज़न हो सकता है। लेकिन उनके परिवार वाले, अनीता खुद कई बार ये कह चुके हैं कि उनको भारत लाया जाए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ, जो एक भारत के सबसे बड़े नेता को दिया जाना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। एक मिथ सर, जो ये कहा जाता है कि गांधी से सुभाष बाबू के मतभेद थे, इसको जोड़ दिया जाता है कि फिर इसका मतलब वो गांधीवादी विचारधारा के भी खिलाफ हैं और उनको बहुत सारे हिंदूवादी संगठन अपने से जोड़ लेते हैं कि वो तो हमारे हैं। तो देखिए, गांधी से विरोध के बावजूद सांप्रदायिकता, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को कभी डिसोन नहीं किया। वो हमेशा गांधी के लिए एक रिस्पेक्ट उनके मन में हमेशा रहा और वो हमेशा कहते रहे कि गांधी के बिना देश की एकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वो गांधी को बहुत मानते थे। आपको ख्याल हो, इवन आईएनए के दिनों में भी गांधी उनको राष्ट्रपिता कह के उन्होंने पुकारा। गांधी को हमेशा एक ब्रिगेड गांधी के नाम पे थी, नेहरू के नाम पे थी, पटेल के नाम पे थी, मौलाना आजाद के नाम पे थी। जबकि पटेल उनके धुर विरोधी थे। पटेल ने उनका विरोध किया था जब गांधी के साथ उनके मतभेद हुए थे। लेकिन इसके बावजूद ये बताता है कि कितना बड़ा दिल था उनका और चीज़ों को टोटलिटी में देखते थे। गांधी को क्वेश्चन ज़रूर करते थे, लेकिन ये कहें कि उन्होंने गांधी को दरकिनार कर दिया या गांधी में उनका विश्वास नहीं था, ये शायद सही नहीं होगा। नहीं, ये थ्योरी कि वो बेसिकली सेकुलरवाद के खिलाफ थे, क्या ऐसा था? नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। कभी भी कोई भी उनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिलता जिसमें ये एक बात बताई गई हो कि वो एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स में यकीन रखते थे। क्योंकि वो उनके साथ, मतलब ये ढिल्लन सिख, शाहनवाज, वो अलग बात है। ये एक सिंबॉलिक कहा जाता है कि नहीं, सिंबॉलिज्म का मतलब ये तर्क दिया जा सकता है कि इत्तेफाक की बात थी कि वो मुसलमान सिख और वो थे, वो डिजाइंड नहीं थे। ये कहना शायद डेलिबरेटली नहीं था कि जानबूझकर मुसलमान सिख और हिंदू रखा है। ऐसा जानबूझ के नहीं हुआ, ये इत्तेफाकन हो गया। लेकिन उनका विश्वास ज़रूर था सभी संप्रदायों, सर्वधर्म एकता में उनको हमेशा विश्वास था। और ये रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाना, महिला ब्रिगेड बनाना उस समय में, ये भी दिखाता है कि कितने दूरदर्शी नेता। और फिर लक्ष्मी सहगल उनके साथ थी, उनके लेफ्टिनेंट्स में से थी। तो इस लिहाज से तो मॉडर्निस्ट थे, बिल्कुल नेहरू की तरह। जिन्ना के बारे में क्या राय थी? देखिए, जिन्ना को उनकी एक बार मुलाकात हुई है 1940 में और उन्होंने जो पब्लिक स्टेटमेंट ये दिया है कि जिन्ना के विचारों को नहीं बदला जा सकता है। मतलब वो उनको ठीक रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। जो उनके विचार पाकिस्तान के बारे में तब तक सदृढ़ हो चुके थे, इन्होंने कोशिश की उसको बदलने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो सर, अगर 1947 में सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो क्या ये देश को चुनना बड़ा मुश्किल काम होता कि नेहरू या सुभाष? देखिए, दोनों बहुत पॉपुलर नेता थे, दोनों का व्यक्तित्व ज़बरदस्त था, दोनों देखने में बहुत सुंदर थे। नेहरू भी और सुभाष चंद्र बोस भी, दोनों की पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी थी। हालांकि पहले हम कह चुके हैं पूरे भारत में स्वीकार्यता थी। ये नहीं कि सिर्फ बंगाल के नेता हैं तो सिर्फ वहाँ उनकी पूछ हो रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ भी जाते थे उनकी पूछ होती थी। लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए, सुभाष का एकेडमिक रिकॉर्ड नेहरू से बेहतर था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और आईसीएस में चौथा स्थान प्राप्त किया था। जो इस समय का आईएएस से कहीं बड़ा। आईसीएस और आईएएस की तुलना मत करिए। वो इंग्लैंड में जाके इम्तहान देना होता था और बहुत कठिन परीक्षा होती थी और उसमें कई चीज़ें होती थी। आपको लैटिन में पारंगत होना होता था, जो कि आजकल नहीं है। इससे कहीं मुश्किल प्रतियोगिता थी और बहुत कम लोग
चुने जाते थे, उसमें वो चुने गए। और ये अलग बात है कि उन्होंने ICS न बनने का फैसला किया चुने जाने के बावजूद, छोड़ दी। लेकिन नेहरू शायद बेहतर लेखक थे उनसे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, माई ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस लिहाज, और विश्व स्तर की ये दोनों किताबें हैं, उनको स्थापित कर दिया। खुर्शीद नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की पोती हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वो कहती हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस एक विजयी सेना के प्रमुख के रूप में भारत में प्रवेश करते तो वो नेहरू से भी ज़्यादा लोकप्रिय साबित होते और गांधी को भी लोकप्रियता में टक्कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से सुभाष बोस का कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल छा जाते। लेकिन इतिहास को कुछ दूसरी चीज़ें मंजूर थी। सर थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज काफ़ी कुछ कहानी हमने सुभाष बाबू की आपके ज़रिए सुन ली, समझ ली। कोई और कहानी बहुत जल्दी हम आपके साथ फिर एक बार बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे, और मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और बाकी के लिए वो उनको थोड़ी प्रेरणा मिली होगी कि वो कुछ और किताबें पढ़ें सुभाष बाबू पर और उनकी शख्सियत के बारे में जानें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।